हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी का धर्मेंद्र स्टडी क्लासेस में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज हम कुछ नया करते हैं। सुबह सुबह का वेला है और इस सुबह सुबह के वेले में आपको मैं कुछ इम्पोर्टेंस जानकारी देना चाहूँगा, खास करके साइंस के संदर्भ में, यानी विज्ञान के संदर्भ में। तो अपन आज साइंस का जो भौतिकी पार्ट्स है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि साइंस को मुख्य रूप में जो है वो 4 पार्ट्स में बांटा गया है। भौतिकी विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान और एक जीव विज्ञान प्रौद्योगिकी। ये 4 पार्ट्स में मुख्य रूप में हम अपन लोग पढ़ते हैं। तो इससे संबंधित आज जो उनका पहला पार्ट्स है, जैसे कि मैं बता दूं कि विज्ञान को पढ़ना बहुत आसान होता है और विज्ञान को पढ़ने के लिए विशेष एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, एक समझ की ज़रूरत होती है। और मैं आज आपको एक समझ विकसित करूंगा, इसलिए आप सभी छात्रों से निवेदन है कि कृपया ये पूरा क्लासेस देखें और देखने के बाद ही कुछ जज करें, स्किप करने की कोशिश मत करें। क्योंकि अगर ये पहला दिन है, अगर एक पूरा वीडियो आपको समझ में नहीं आता है तो फिर आगे इस आपके लिए कोई काम की नहीं है। लेकिन अगर आपको समझ में आ जाता है तो आगे भी आपके लिए एक वैल्यूएबल यानी क्लासेस रहेगा। और आपके जीवन में जो डर है साइंस से, विज्ञान से, जो आप डरते आ रहे हैं बचपन से, उस डर को जो है मैं पानी की तरह बहा दूंगा, यानी आपके दिल और दिमाग से बिल्कुल मैं हटा दूंगा। बशर्ते आपको करना क्या है कि आपको एक्टिव होकर के इस क्लास को ज्वाइन कर लेना है और देखना है कि इस क्लास में क्या पढ़ाया गया है, गौर करना है और जो क्राइटेरिया है, कोई शर्तें हैं, उस शर्त को पालन करना है। तो मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा कम, सिखाऊँगा ज़्यादा, रटाऊँगा कम। रटने की मेरे यहाँ पर रटने का कोई शब्द ही नहीं है, याद करने का कोई शब्द ही नहीं है। याद ऑटोमेटिक हो जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर हम उसको रटना शुरू करें तो वो याद होता ही नहीं है और आज तक नहीं हो पाया है। जो कि प्राय सभी स्टूडेंट जो है 10th पास होंगे, ये मैं आशा करता हूँ। लेकिन आपने 10 बरस पढ़ा, लेकिन साइंस जो है आपके दिमाग में सही तौर तरीके से नहीं घुसा। लेकिन मैं बता दूं, लाइफ में मुझे जहाँ तक लगा, जब मैं अनुभव किया कि लोग साइंस से आखिर पीछे क्यों भाग रहा है, क्या वजह है जो कि साइंस उसके समझ में नहीं आती है, तो मैंने एक ही चीज़ कॉमन देखा सभी में कि सभी छात्रों के अंतर्गत जो है एक फोबिया बन जाता है कि उसको रटना है। स्कूल में भी रटाया जाता था और मोटी मोटी काली काली अक्षरों को जो पढ़ाया जाता था और एग्जाम्पल के साथ में, लेकिन वो याद नहीं होते थे। क्यों नहीं याद होते थे? तो उसका एक ही चीज़ है कि आपके जीवन में कभी आपने उतारा नहीं उस चीज़ को, कभी भी उसको जिया नहीं। इसलिए मैं आपको साइंस पढ़ाऊँगा नहीं, बल्कि मैं साइंस में कैसे जिया जाता है मैं वो जीने के लिए सिखाऊंगा। यह क्लास जो है उन सभी छात्रों को हेल्पफुल होगा जो कि साइंस से भाग रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जो कि एक्सपर्ट होंगे, एक बार पढ़ते होंगे उसको साइंस समझ में आ जाती होगी, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ इसमें नया होगा। लेकिन जो बिल्कुल साइंस से भागते हैं, हमेशा कन्नी काटते हैं, उस छात्रों के लिए यह क्लास बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इसलिए आप लोग इस क्लास को बने रहिए। और नेक्स्ट में हम आइए चलते हैं क्लास में, ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए। तो आपके स्क्रीन पर आ गया होंगे, देख रहे हैं आप अपने स्क्रीन पर कि फोर्स लिखा हुआ है। फोर्स का जो हिंदी में हम बोलते हैं उसको बोलते हैं बल, और हम अपने अगर देहाती भाषा में अगर इसका प्रयोग करते हैं, इसी को बोलते हैं ताकत। तो ये तो रही फोर्स की बात। तो फोर्स को जानने के पहले, फोर्स को समझने के पहले, फोर्स की कैटेगरी को समझने के पहले जो है इनकी कुछ छोटी छोटी टर्म होती है, उस टर्म को जानना बहुत आवश्यक होती है।
जब तक कि उस टर्म को आप अगर नहीं जानेंगे तब तक जो है फोर्स से संबंधित जो जानकारियां हैं आपको समझ में नहीं आएगी। फोर्स की परिभाषा आपको समझ में नहीं आएगी, और जब फोर्स की परिभाषा समझ में नहीं आएगी, जब परिभाषा ही समझ में नहीं आएगी, तो उस चीज़ को आप जी भी नहीं सकते हैं। इसलिए मैं आपको इनसे संबंधित जो जो जानकारी, फोर्स को सीखने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं 1 मिनट लेना चाहूँगा कि जैसे कि आप खाना बनाने के लिए बहुत सारे सामान को इकट्ठा कर लेते हैं, पहले चूल्हे के पास लाते हैं और फिर धीरे धीरे जो सिस्टम वाइज है उसको आप प्रयास करते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि आपका खाना बन जाता है, तैयार हो जाता है और आपके ये उपयोगी लायक हो जाता है। तो मैं भी यहाँ पर बिल्कुल एक सिस्टमेटिक ढंग से मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है फोर्स, और फोर्स को सीखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है। उस चीज़ को हम बहुत आसान तरीके से, आसान भाषाओं में मैं आपको व्यक्त करूंगा, और आपको पढ़ने के बाद बहुत मज़ा आएगा। लेकिन आपको कुछ देर जो है अभी बोरिंग होता होगा मेरे लेक्चर्स कि मैं फालतू चीज़ बातें कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही उपयोगी है, और आप इस क्लास को आप पूरा देखेंगे। पूरा देखने के बाद ही आप कोई निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि क्या मैं गलत बोल रहा था या सही बोल रहा था। पढ़ाने की मुझे कला क्या है वो आपको एक क्लास पूरा देखने के बाद ही समझ में आएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। देखिए इसमें हम जो जानेंगे मुख्य रूपेण, बल के जानने के पहले मुख्य रूपेण इतना चीज़ तो हमको जानना ही है। इसके अलावा भी मैं कुछ बताऊंगा जो कि मैं स्क्रीन पर नहीं आपको दिख रहा होगा। तो पहला आपको दिख रहा हाईलाइट आकर्षण में कि पहला है डिस्टेंस। पहले हम अपन डिस्टेंस को समझेंगे। दूसरा आपको दिख रहा होगा चाल, उसके बाद हम चाल को समझेंगे। उसके बाद तीसरा दिख रहा है उसमें वेलोसिटी, वेलोसिटी के बारे में हम समझेंगे। उसके बाद एक्सीलरेशन को समझेंगे। मोशन भी इसमें लिखा गया, हालांकि इस क्लास में मोशन में बाद में जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मोशन के बारे में। हालांकि इसमें 4 पॉइंट्स के बारे में इसमें अपन जानेंगे मुख्य रूपेण। हालांकि इससे भी और छोटी छोटी चीज़ों को हम जानेंगे, समय का क्या वैल्यू होता है, और बहुत सारी चीज़ है इसमें जिसकी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो आइए चलते हैं, देर ना करते हुए, बेसब्री का इंतज़ार जो है वो ख़त्म होती है, और चलते हैं हम डिस्टेंस की ओर। डिस्टेंस जब हम बोलते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, पहले ये देखना है कि कोई भी चीज़ डिस्टेंस क्या है। कोई भी आदमी आपसे क्या होता है, आपसे परिभाषा पूछ लेता है डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस में आप क्या बताएंगे। तो सबसे पहले आपको दिमाग में अटैक करना है कि आखिर डिस्टेंस है क्या। डिस्टेंस का अगर हम हिंदी में बोलेंगे इसको, तो इसको बोलते हैं दूरी। ये सभी को पता होगा, सभी छात्रों को पता होगा कि डिस्टेंस को दूरी बोलते हैं। तो दूरी क्या है, तो दूरी के बारे में हम अभी समझने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं, पहले इसकी परिभाषा को जानते हैं, एक जो कि आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं किताबों में। इतना जान लीजिए, किताबों में बहुत सारी जानकारियाँ रहती है, अवेलेबल है, और इतनी जानकारी रहती है कि सारी जानकारी को जो है हम यानी उतना नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपके अंदर क्या कर सकता हूं, एक समझ विकसित कर सकता हूं। इसलिए आप बने रहिएगा। आइए चलते हैं डिस्टेंस की परिभाषा की ओर, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे कि पढ़ते होंगे कि किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को ही हम दूरी कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो इस मिस्टेक को जो है दूर कर लेंगे। उसे यहाँ पर मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यहाँ पर को हो जाएगा, लंबाई को दूरी कहते हैं। तो आप समझेंगे इस तरह से। देख लीजिए आज माहौल है हमारे सामने, हमारे विद्यमान समाज में अभी पूरे विश्व में फैला हुआ है कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस में हमारे प्रधानमंत्री ने नारा दिया था, भैया जो है 1 मीटर का डिस्टेंस बना के रहो। सुने होंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भाषणों में, मन की बात में आप सुने होंगे कि भैया यानी 1 मीटर की दूरी पर हो। मतलब 1 मीटर दूरी किससे भाई, किससे दूरी बना के रखना है, तो इंसान से ही बना के रखना है, किसी वस्तु से बना के नहीं रखना है। तो हमें इंसानों के बीच यहाँ पर तुलनात्मक मैं दृष्टिकोण से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, जिसके लिए आपको हमेशा मेरी बातों पे ध्यान देना होगा। मेरा जो टोन है उस टोन पर ध्यान देना होगा कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, तो उस पर आप इमेजिंग करना है। तो मैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 व्यक्ति है, ये 2 व्यक्ति है। अब मान के चलिए इसका नाम राम है और दूसरा का नाम श्याम है। तो राम और श्याम
ये दो व्यक्ति हैं और इन दोनों की जो बीच की दूरी है जो कि निर्धारित कर रखी है प्रधानमंत्री ने कि इनकी दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 1 मीटर। तो जो हम दूरी बना कब बोलते हैं ना कि दूरी बना के रखते हैं, डिस्टेंस, यानी इसको हम एक सामान्य भाषा में अगर समझें तो आप बोलेंगे कि गैप आ गया। तो इन दो व्यक्ति के बीच का जो खाली स्थान हमें दिख रहा है, खाली स्थान को ही हम गैप कहते हैं। तो यही दो व्यक्तियों के बीच के जो स्थान का जो गैपिंग रहता है, जो खाली स्थान रहता है, उसी खाली स्थान को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो यहाँ पर दो व्यक्ति जो है एक निश्चित खड़ा हुआ है, आप देखे होंगे यहाँ पे दो व्यक्ति खड़ा हुआ है। तो इसमें अब एक यहाँ पर देख, इसमें क्या दिखाया गया, 1 मीटर। तो किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। तो ये जो अब दूरी जैसे कि तो यहाँ पर दिखाया गया है कि खड़े में है, दो व्यक्ति खड़ा है, उसके बीच की दूरी, बीच की जो गैपिंग है उसको दूरी कहते हैं। तो अब यहाँ से जो यह व्यक्ति, मान के चलिए, दूसरे उदाहरण में दे रहा हूँ कि मान के चलिए आप स्वयं हैं, आप अपने ऊपर थोड़ा गौर करेंगे, फरमाएंगे, इसको इमेजिनेशन करना है आपको कि आप यहाँ पर हैं और यहाँ से जो है आपने चला और यहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर आप आ गए हैं, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, मेरे डायग्राम पर ध्यान देंगे, यहाँ आ गए। अब देखिए यहाँ से जो आपने चला तो आपने क्या होगा, समय लिया होगा ना, बिना समय के तो आप गए नहीं होंगे। और एक निश्चित समय अंतराल पर जो है, यानी समय अंतराल में आप वस्तु द्वारा यानी आप जो है तय किए होंगे इस दूरी को, डिस्टेंस को। तो किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा ये जो है ये क्या हो गया, ये मार्ग हो गया। और ये जो यहाँ पर वस्तु है, तो वस्तु कौन है, आप स्वयं हैं। तो आपके द्वारा जो ये जो तय किया गया है मार्ग, ये जो आपने तय कर रहे हैं, चल रहे हैं, तय किए गए मार्ग की जो लंबाई है, यही लंबाई जो है, इसी लंबाई को हम बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस को जो डिनोटेट करते हैं, डिनोटेड बाय डी, यानी डी से सूचित करते हैं, डी से सूचित किया जाता है। इस चीज को समझना है, सूचित किया जाता है। अब समझेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट की परिभाषा पहले जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, स्कूलों में पढ़ाया जाता है इंग्लिश में, जिस तरह से यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए सर्टेन डायरेक्शन। तो इसको हम समझना है कि सर्टेन डायरेक्शन क्या है। सर्टेन डायरेक्शन का मीनिंग ही होता है कि निश्चित दूरी होती है। तो निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को ही हम विस्थापन कहते हैं। ये सामान्य परिभाषा है जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। तो इसको हम अपने दैनिक जीवन में भली भांति इसको समझने का हम कोशिश करेंगे इसके बारे में। तो आइए चलते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। तो इस पर थोड़ा सा 1 मिनट के लिए इमेजिंग करना है, आपको सोचना है और मेरे साथ सोचना है। ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा अगर आप सही ढंग से अगर इमेजिंग करते हैं, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं आपको परिभाषा रटाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर रटाने की होती तो जितना यानी हम बोलेंगे उससे बेहतर जो है वो किताबों में दिया गया है। सारा परिभाषाएं जो है वो किताब में अवेलेबल है, सारा क्वेश्चन का आंसर है अवेलेबल है। लेकिन उस चीज़ को मैं बताने नहीं जा रहा हूँ, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपके जीवन में, आपकी दिनचर्या में मैं साइंस को लाना चाहूँगा। जब तक कि आप दिनचर्या में साइंस को लाएंगे नहीं, तब तक आप साइंस को समझने में विफल रहेंगे। इसलिए मैं किताबी भाषाओं का प्रयोग मैं नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं जो आपका जो लाइफ स्टाइल है, उस लाइफ स्टाइल से ही बात करके मैं आपको साइंस पढ़ाने का भरपूर प्रयास करूंगा। इसलिए समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं बार बार ये दोहरा रहा हूँ कि मैं जो भी पढ़ाऊँगा आपको, वो किताब में से परिभाषा भले मैं लिखा होऊंगा, लेकिन उससे मुझे कोई विशेष लेना देना नहीं है। अगर वही चीज़ हमें रटवाना होता तो आप खुद यानी पढ़ सकते हैं घर में। आपके पास नोट्स भी होंगे, आपके पास बहुत तरह के यूट्यूब में भी पढ़े हुए वीडियो आप देखे होंगे, और एक नहीं बल्कि कई तरह के किताब आपने पढ़े होंगे, उसमें सारा चीज़ डिटेल्स दिया होगा। कोई भी टीचर जो है वो बुक से बाहर नहीं पढ़ा सकता है, क्योंकि बुक्स में
एक से एक बेहतरीन चीज़ रहती है, लेकिन उस बेहतरीन चीज़ को समझना एक कठिनाई होती है, और उस कठिनाई को मैं दूर करूँगा, समझने की कोशिश करूँगा, ताकि आप मेरे यहाँ पर लेक्चर सुनने के बाद, इस लेक्चर सुनने के बाद जब आप किताब को पढ़ेंगे तो मज़ा आ जाएगा और आप खुद उसमें इमेजिंग करना शुरू कर देंगे। तो आइए चलते हैं, मैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहा था कि आखिर डिस्प्लेसमेंट है क्या। तो डिस्प्लेसमेंट में मैं आपके यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर ये जो निश्चित दिशा है, और इंग्लिश में जो यहाँ पर सर्टन डायरेक्शन देख रहे हैं, सर्टन डायरेक्शन का ही मतलब होता है निश्चित दिशा में, और उसमें भी क्या, दो बिंदु होना चाहिए। दो बिंदुओं का मतलब दो वस्तुओं होना चाहिए, दो वस्तुओं के बीच जो है वो लंबवत दूरी होनी चाहिए। लंबवत दूरी का मतलब यहाँ समझना है, ये टर्म को समझना है। पहला कि निश्चित दिशा, दूसरा टर्म क्या है कि दो बिंदु, तीसरा टर्म हमें क्या दिखने को मिल रहा है, लंबवत दूरी। तो ये तीन टर्म को, जहां ये तीन टर्म फॉलो कर रहा हो तो समझ जाइएगा वहां पर ये विस्थापन उसे हम कहेंगे। जैसे मैं यहाँ पर एक उदाहरण दूं, मान के चलिए सपोज ये राम है, ये रामू है, ये रामू जो है देख रहे हैं अपनी बीवी को पीछे बैठा करके वो चल रहे हैं, और उसको जाना कहाँ है, तो ये देख रहे हैं पेड़ के पास जाना है। यहीं पर दोनों मियाँ बीवी जो है वो आराम फरमाएंगे यहाँ पर। तो चले, कौन चले, रामू चले। कहाँ से चले, एक वृक्ष से चले और दूसरे वृक्ष के तरफ जा रहे हैं। वहीं पर उनको अरमान फरमाना है, अरमान का यानी आराम फरमाना है, सॉरी आराम फरमाना है, इसलिए वो वहाँ से चलना शुरू करता है। तो रास्ता जो आप दिख रहे हैं आपको, इसका ये मेन रास्ता जो है इसका ऐसे दिया गया है, ये जो है रास्ता है, ये लाल रंग से जो कलर रंग किया गया है ये मेन रास्ता है। इसी रास्ते से होते हुए यहाँ पर पहुँचेंगे। तो अब ये साइकिल पर मैडम को पीछे में बैठा करके जा रहे हैं। तो जैसे ही जा रहे हैं इस रास्ते से, तो एक यहाँ पर एक घर मिलता है, और ये घर के बीच की दूरी जो आप देखने में आ रहा है आपको 4 मीटर। फिर इस घर के पास से फिर टर्निंग लेती है, फिर उस टर्निंग से रामू फिर वो चलना प्रारंभ कर देता है। जब चलना प्रारंभ कर देता है तो फिर उसको मिल जाता है जहाँ पर कि वो आराम फरमाएंगे दोनों अपना परिवार। तो देख रहे हैं इसकी दूरी कितनी है, 3 मीटर है। अब देखना है कि यहाँ पर क्या चीज़ हम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहला चीज़ हमें समझाना है निश्चित दिशा में। अब देखिए, तो ए से जब चला रामू बी की तरफ, तो ये एक निश्चित दिशा दिख रहा था, लेकिन यहाँ से टर्न ले लिया, इसका मतलब ये निश्चित दिशा नहीं है। तो हम इसको निश्चित दिशा नहीं कहेंगे। तो इसके लिए हमको क्या ढूंढना पड़ेगा, निश्चित दिशा। तो निश्चित दिशा के लिए यहाँ पर एक इमेजिनिंग रेखा हम खींचेंगे। जैसे कि आप बचपन में कोई भी खेल खेलते हैं, कोना कोना खेलते होंगे, बहुत सारा खेल है जो कि आप किसी भी स्थान से खड़े होकर जब किसी वस्तु की कल्पना करते हैं कि हमें वहाँ उस पेड़ के पास जाना है, तो आप बिल्कुल नाक के सीधा से जो आपका दृश्य बनता है उसी दृश्य में ही आप चलना पसंद करेंगे, यानी आपका इमेजिंग ऐसा हो जाता है। तो ठीक मैं उसी तरह से मैं इमेजिन करा रहा हूँ आपको। इमेजिन करना है आपको कि देखिए यहाँ से ये यहाँ पहुँचना है, यहाँ से ये भी रास्ता दिख रहा है, तो यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। लेकिन एक ऐसा रास्ता बन सकता है या बन नहीं सकता है, तो काल्पनिक में वो इमेजिंग में तो बन ही सकता है कि इसका जो अगर इस रास्ते से अगर ऐसा रास्ता होता, ऐसा देख लें, मैं आपको थोड़ा अधिक चेंज कर रहा हूँ तो उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगा उसमें। देखिए यहाँ पर ये मैं कलर थोड़ा मिस्टेक हो गया, चलते हैं मैं थोड़ा दूसरा कलर लेके बताता हूँ। देखिए यहाँ पर देखना, ये जो मैं देख रहे हैं ये जो कलरिंग कर रहा हूँ मैं, देखा ऊपर, ये बिल्कुल जो है एक सीधे रेखा में है, एक निश्चित दिशा में है। देख रहे हैं, कहीं पर डायवर्शन नहीं है, कहीं डायरेक्शन चेंज नहीं किया गया है। जब डायरेक्शन चेंज नहीं होता है और दो बिंदु के बीच यहाँ पर देखिए रहे, एक बिंदु ये यहाँ हो गया और एक बिंदु यहाँ हो गया, तो यही दो बिंदु ये जो बीच की दूरी होती है इसी को हम क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पर एक निश्चित दूरी है, इसीलिए बोल सकते हैं हम। अगर यहाँ पर एक चीज़ हमें कंक्लूजन मिला, क्या मिला, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, डिस्टेंस
और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर हुआ कि यानी डिस्प्लेसमेंट में एक निश्चित दिशा होती है, लेकिन इसमें निश्चित दिशा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसमें हो भी सकती है निश्चित दिशा और नहीं भी हो सकती है, लेकिन इसमें तो कंपलसरी है। इसीलिए इसे क्या प्रतीत होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का भी काम कर सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस का काम नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कहने का मतलब कभी डिस्प्लेसमेंट भी दूरी को सूचित कर सकता है, डिनोट कर सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है कभी भी डिस्टेंस को सूचित नहीं करेगा। इस चीज को मैं समझाने की मैं आपको कोशिश कर रहा था। तो आइए चलते हैं इसको डिस्प्लेसमेंट में। ये हिस्सा जो है डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्यों हो गया डिस्प्लेसमेंट भाई? इसलिए हो गया कि यहाँ पर एक निश्चित डायरेक्शन में है, कहीं कटिंग फटिंग नहीं है, कहीं चेंज नहीं हो रहा है रास्ता, एक निश्चित रास्ता में हो रही है, और यही एक लंबवत दूरी है। ये बिल्कुल लंबवत दूरी है, स्ट्रेट है ना। स्ट्रेट लंबवत मतलब ही होता है यानी स्ट्रेट होना। वो तो लंबवत मतलब स्ट्रेट, स्ट्रेट है, और वो स्ट्रेट लाइन को ही हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो इसके बारे में मैं आगे अभी मैं दोनों में डिफरेंस करने जा रहा हूं, उस चीज को समझना है। डिस्प्लेसमेंट के बारे में यहाँ पर चर्चा करूंगा। उस डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप यहाँ पर समझेंगे कि क्या है डिस्प्लेसमेंट। देखिए यहाँ पे आपके ग्राफ में दिख रहा होगा, अगर इसको हम वाई एक्सिस मान लेते हैं और इसको हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं, और ये ओरिजिन बिंदु है। देख लीजिए ये ओरिजिन बिंदु है। अभी इसको जो है ये जो सूचित करता है मुख्य रूप से, ये भी दूरी अगर मान लें, ये भी दूरी मान लिया जाए, ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस दोनों तो नहीं हो सकता है दोनों। इसको हम समय मान लेते हैं, इसको देख लीजिए, इसको हम समय मान लेते हैं। 1 1 2 3 4 5 6, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर्स, 4 मीटर। अब देख लीजिए यहाँ से क्या देखना है हमें, देखिए क्या देखना क्या है उस चीज़ को देखिए। ये आप एक लाइन देख रहा होगा आपको, ये लाइन दिख रहा होगा, ये यहाँ से चल रहा है, देख रहे हैं ये लाइन। तो यहाँ पे लिखा होगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय 4.18, ठीक है, ये दूरी है। इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। क्यों बोले डिस्टेंस? डिस्टेंस ही क्यों बोले, डिस्प्लेसमेंट इसको क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि इसकी दिशा जो है एक निश्चित दिशा नहीं है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने में तो कुछ ना कुछ समय लगा होगा। तो एक निश्चित समय अंतराल में जो तय किया गया दूरी, तय की गई लंबाई होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। मैं परिभाषा बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ कि यहाँ से ए बिंदु से बी बिंदु तक आने में तो कुछ ना कुछ समय लगा होगा। तो एक निश्चित समय अंतराल में यहाँ तक तय की गई लंबाई जो है, इसकी लंबाई को ही हम क्या, पूरी लंबाई को ही हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। लेकिन एक और आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ से ओरिजिन बिंदु से जो है सीधा इसका जो है अधिकतम पॉइंट मिलान जो बिंदु होता है यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ से जो एक ब्लू वाला रेखा खींचा गया है एक प्योर स्ट्रेट में, इसी ब्लू वाले रेखा को हम क्या बोलेंगे, यही हो जाएंगे डिस्प्लेसमेंट। दूसरा नंबर, दूसरा कहाँ, जैसे कि मान चलिए यहाँ से ये दूरी वाला, इसका दूरी का जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ, ये भी डिस्प्लेसमेंट ही कहलाएगा। ये बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी जो है ये भी डिस्प्लेसमेंट ही कहलाएगा। यहाँ से यहाँ इसका डिस्प्लेसमेंट, इतना दूरी का डिस्प्लेसमेंट। तो ये हम अपने कॉमन भाषा में समझ गए होंगे।
देख लीजिए यहाँ पर डिस्टेंस विज टू डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम चर्चा करेंगे अभी, जो कि मैं पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार मैं दोहरा देता हूँ ताकि आपको और क्लियरिटी से समझ में आ जाएगी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। तो पहला पहला अंतर तो आपको दिख रहा होगा कि जो कर्व वाला भाग है, जैसे आप बचपन में मोटरसाइकिल चलाए होंगे, साइकिल चलाए होंगे। बचपन का मतलब ये मत समझिएगा कि बिल्कुल बचपन में ही बहुत मज़े से चलाते हैं। ऐसे मज़े से, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर। बचपन के मज़ा ही कुछ और होता है। तो बचपन में जो चलाते हैं ना, टेढ़ी मेढ़ी, बहुत मस्ती करते हुए, गटर मस्ती करते हुए, तो उसके द्वारा जो तय की गई दूरी होती है, तय की गई जो लंबाई होती है, उसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस। तो ये चीज़ हो गया डिस्टेंस। बहुत मज़े से मैं आपको पढ़ाऊँगा, इसलिए आप बने रहिएगा। पूरी लेक्चर सुनने के बाद ही आप कोई निष्कर्ष पे आइएगा कि समझ में आया या नहीं आया, क्यों नहीं आया। तो उसके बारे में भी यानी यानी आप कमेंट्स की कर सकते हैं कि मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आया। और देखिए डिस्प्लेसमेंट की मैं चर्चा कर रहा था। छात्रों, इस बात को समझने की कोशिश करना है कि ए बिंदु है, यहाँ पर ये बी बिंदु है। ये जो टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं द्वारा ये चली गई, यहाँ पर गया ना, तो ये टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं के मतलब है इसको एक निश्चित दिशा नहीं है। तो अगर निश्चित दिशा नहीं है तो डायरेक्ट, अगर निश्चित दिशा नहीं है तो वो डिस्प्लेसमेंट तो हो नहीं सकता। डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता, तो फिर क्या होंगे? तो डिस्टेंस ही होंगे। डिस्टेंस के लिए कंडीशन नहीं है कि एक निश्चित दूरी होना, एक निश्चित लंबाई होना, ये नहीं, इसमें कंडीशन नहीं है। इसमें निश्चित दूरी भी हो सकता है और निश्चित दूरी नहीं भी हो सकता है, इस चीज़ को समझना है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात अगर हम करते हैं, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, इसको हम हिंदी में कहते हैं विस्थापन। विस्थापन का मतलब ही होता है विस्थापित क्या हुआ, मतलब एक स्थान से हट करके दूसरे स्थान पर चले जाना और फिर उसकी लंबाई को माप लेना, सीधे में, लेकिन टेढ़ी मेढ़ी में नहीं, एक निश्चित समय अंतराल पर, यानी इसका काउंटिंग जो सेकंडों में होता है। तो इस चीज़ को मैं समझने की कोशिश करूंगा यहाँ पर कि विस्थापन और डिस्टेंस यानी दूरी में क्या फ़र्क है। तो फ़र्क, तो पहला फ़र्क दिख रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो बिल्कुल एक सीधी रेखा में, नाक की सिद्धांत जिसको बोलेंगे, बिल्कुल है। इसमें कोई टेढ़ा मेढ़ी नहीं दिख रहा है, कोई कट पिट नहीं मिल रहा है, कोई भी अदर डायरेक्शन में जाते हुए नहीं दिख रहा है, एक निश्चित डायरेक्शन तक। तो ए बिंदु से लेके बी बिंदु के जो बीच ये गया, लेकिन ये तो डिस्टेंस मैंने बोल दिया। तो डिस्प्लेसमेंट किसको बोलता है? तो यहाँ से जो शॉर्ट फॉर्म में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, बिल्कुल जो सबसे शॉर्ट डिस्टेंस होता है। एक समझने की कोशिश की जाए मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं डिस्प्लेसमेंट का मतलब यह है कि जहाँ पर हम जा रहे हैं वो जाने का जो रास्ता होना चाहिए बिल्कुल जो है शॉर्टकट होना चाहिए। शॉर्टकट रास्ता ही विस्थापन कहलाता है। एक आप जैसे कि एक खेत में, यहाँ पर एक दैनिक जीवन से मैं संबंधित मैं आपको बता रहा हूँ। मान के चलिए एक खेत है ना, ये खेत है। तो एक खेत है, मान के चलिए आपको आना है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका जाने का रास्ता तो आप देख ही रहे हैं, ऐसे है। लेकिन एक रास्ता, एक काल्पनिक रास्ता जो कि आपके दिमाग में उठता है, दिमाग में चलता है कि ऐसे भी आ सकते थे। इसी को हम मैथमेटिकल भाषा में क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। यही विकर्ण जो है क्या कहलाता है? यानी विस्थापन कहलाता है। क्यों विस्थापन कहलाया? क्योंकि इसमें एक निश्चित दूरी होती है, शॉर्ट डिस्टेंस है। अब देखिए, यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी होगी, इसकी दूरी से ज़्यादा होगी ना। गौर कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं क्या? नहीं, इमेजिनेशन कीजिए। ये दूरी जो है वो कम होगा किसके अपेक्षा? मान चलिए इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको हम क्या बोलेंगे? अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, ए बी जोड़ बी सी,
ये हमेशा बड़ा होता है, ग्रेटर देन होता है ए सी का। तो ये सी जो है ये हो गया यानी डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, इसको हम बोलेंगे विस्थापन, और इसको हम अपन बोलेंगे डिस्टेंस यानी दूरी। तो यहाँ पर आई होप आप समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट में चलते हैं, वेक्टर। हाँ, मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट में डिनोटेड के बारे में मैं आपको बता दिया। इसको भी जो है दोनों को डी से ही सूचित किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों को डिनोटेड बाय डी ही बोलते हैं, दोनों को डी से ही सूचित करते हैं। लेकिन थोड़ा सा कॉमन डिफरेंस होता है, जो कि मैं इसको डिफरेंस को समझाने की मैं कोशिश कर रहा था। और जब तक कि हम डिफरेंस को नहीं समझेंगे तब तक जो हम आसानी से कोई भी परिभाषा को सही तौर तरीके पर नहीं जा सकते हैं। अब बोलेंगे कि इसका क्या उपयोग है, तो छोटी मोटी चीज़ें तो सभी जानते हैं, सभी हैं, याद सभी को परिभाषा है, लेकिन उसके समझ कितनी है, उस समझ को मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि आपके पास समझ कितना विकसित हुआ था, दोनों में क्या डिफरेंसेस समझ रहे थे। यानी आंसर तो याद था, यानी कोई परिभाषा रट लेते हैं, कुछ दिन तक चलता है फिर भूल जाते हैं, दोनों में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो उसको समझ में नहीं आती है। तो इसके संदर्भ में मैं आगे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, देख रहे हैं वेक्टर, जिसको कि हिंदी में इसको बोलते हैं सदिश। इसको क्या बोलते हैं? सदिश, सदिश राशि, वेक्टर कंपोनेंट। अब देखिए वेक्टर के बारे में हम क्या सीखेंगे। सभी पढ़ते आ हुए हैं, बचपन से पढ़े होंगे, 3-4 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जिस भौतिक राशि में परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होते हैं तो उन्हें हम सदिश कहते हैं। तो यहाँ पर समझने की चीज़ कितना पॉइंट्स है मैं वो बता रहा हूँ। देखिए जिस भौतिक राशि में आप भी हो सकते हैं, कुछ भी एनीथिंग्स हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है, तो उसमें क्या चीज़ देखना है कि उसमें परिणाम है या नहीं है। तो ऐसा कोई वस्तु ही नहीं है जिसमें कि परिमाण नहीं है। पहला तो ये थिंग समझ लीजिएगा कि प्रायः सभी वस्तुओं में परिमाण होता है। दूसरा क्या हमको देखना है, मेन चीज़ जो देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, ये दिशा। ये दो चीज़ ही समझना है। अगर ये परिमाण और दिशा दोनों को समझ लिए तो आप इसकी परिभाषा में क्लियरिटी आ जाएगी और आप स्वयं उस परिभाषा को बना सकते हैं। क्या बना सकता है? अगर ये दो चीज़ आपके पास है, मैं इधर साइड में लिख लेता हूँ इसको, और मैं आपको बताता हूँ परिभाषा कैसे बनता है और इस चीज़ को आप कैसे डील करेंगे। तो मेरे पास दो ही शब्द है, परिमाण, और ये पहला परिमाण, और दूसरा चीज़ जो हमें जानना है इसमें दिशा। ये दो चीज़। तो दुनिया में जितने भी वस्तुएं दिख रही है ना, उसमें जो है दुनिया की सभी वस्तुओं में ये तो कंपलसरी है। परिमाण यानी द्रव्यमान जो होता है उसका कुछ ना कुछ वजन से होता है, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ तो होंगे। इसलिए कहते हैं कि सभी वस्तुओं में परिमाण तो होंगे ही होंगे, परिमाण तो होना ही होना है। अब दूसरा चीज हमें क्या देखना है कि उसमें दिशा है या नहीं है, दिशा को देखना है। अगर दिशा नहीं है तो कुछ और हो जाएगा। देख लीजिए दिशा में डिफरेंट हो सकता है, इसमें डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट। अब जैसे कि मैं देखिए ये व्यक्ति है, ये यहाँ से चला ऐसे, यहाँ पर आया है, लेकिन एक दिशा है, इसको भी हम बोलेंगे इस आदमी से मिला, तो यहाँ से जो देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, एक निश्चित दिशा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर एक निश्चित दिशा नहीं दिख रहा है। तो ये दिशा निश्चित होनी चाहिए, दिशा नहीं, दोनों निश्चित होनी चाहिए। ये भी इसको भी बोलते हैं, लेकिन इसमें एक निश्चित दिशा नहीं है। हमें पकड़ना क्या चीज को है? दिशा को पकड़ना है, और भी कैसी दिशा को? निश्चित दिशा को पकड़ना है। तो पहला तो हम जान गए, दो चीज हमें जब याद है कि परिणाम
है, ओके। दिशा निश्चित है, ओके। अगर ये दोनों ओके है तब वह सदिश राशि माना जाएगा। अगर दिशा निश्चित नहीं है, क्योंकि परिमाण के बारे में तुम ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि वो सभी वस्तुओं में पाया जाता है। एवरीथिंग्स, सभी वस्तुओं में वो विद्यमान है परिमाण। लेकिन दिशा सभी में, एक निश्चित दिशा की जहां बात हो रही है वो सभी में निहित नहीं होती। तो जिसमें आपको ये निश्चित दिशा दिख जाए, एक ही पहचानने का नियम है, परिणाम तो कॉमन है, वो तो देना ही देना है। इसमें हमें फोकस करना है दिशा पर, डायरेक्शन पर, सर्टेन डायरेक्शन पर। अगर सर्टेन डायरेक्शन है, एक निश्चित दिशा है, तो हम जान जाएंगे कि वह सदिश राशि होंगे। अगर सर्टेन इन डायरेक्शन नहीं है, एक निश्चित दिशा नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे अदिश। तो यहाँ पर सदिश की परिभाषा में मैं आपको बताऊंगा इसकी परिभाषा कैसे दिया गया था, कैसे बनाया गया है। मैं परिभाषा रटने के लिए नहीं बोलूँगा, परिभाषा आपके लाइफ में खुद आप बनाएंगे उस परिभाषा को कैसे। बल, संवेग, त्वरण, विस्थापन, रेखीय संवेग। मैं आपको डिस्प्लेसमेंट के बात कर चुका हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट आप क्या देखें, जिसको हम विस्थापन कहते हैं, तो इसी विस्थापन में आप देखेंगे कि इसकी जो दिशा होती है, एक शॉर्ट डिस्टेंस और एक निश्चित दिशा होती है, उसमें कोई कटिंग पिटिंग नहीं होती है। तो इसलिए हम उसको क्या बोल देंगे, सदिश। अब देखिए इसी में हम यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी। ये पे कॉमा नहीं होगा, ये विद्युत धारा घनत्व ये पूरा होगा। अगर ये पूरा अगर हम बोलते हैं, इसको इस तरह से कर देते हैं, तो इसको हम बोलेंगे सदिश। लेकिन अगर सिर्फ विद्युत धारा की बात अगर करते हैं तो वो हो जाएगी अदिश। अब देखिए यहाँ पर ताप जो है वो क्या है, अदिश है, अदिश है। लेकिन ताप प्रवणता जो है वो सदिश है। अब यहाँ पर समझेंगे कि वेग, मैं परिभाषा में वो आपको बताऊंगा, तो उसके बाद आपको सारी समझ में आ जाएगी। तो मैं परिभाषा जब आएगा तो उसके बाद मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। देख लीजिए, ये सब आपको एक निश्चित डायरेक्शन में दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, एक निश्चित डायरेक्शन में। जब निश्चित डायरेक्शन में आप देख रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, ये निश्चित डायरेक्शन में है। ये यहाँ पर प्रारंभिक इसका वेग जो वेलोसिटी मान के चलिए 0, लेकिन जब गियर बढ़ाया 13 सेकंड के बाद जो है वो 90 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से यहाँ पर पहुँच गया। देखिए तो एक निश्चित दिशा में की ओर जा रहा है। यहाँ पर भी जो ये दौड़ रहा है एक निश्चित दिशा की तरफ दौड़ रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सदिश बोल देंगे। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं। स्पीड को अगर समझ गए तो फिर आगे और कुछ समझेंगे। देख लीजिए, चाल किसे कहते हैं, स्पीड को ही हिंदी में बोलते हैं चाल, इसको बोलेंगे चाल। चाल को समझना है, चाल क्या है। चाल जो है धैर्य बनाए रखेगा, मैं जो भी चीज़ छूटा हूँगा मैं आगे और सब आ रहा है उसके अंतर्गत मैं पूरा क्लियर आपको कर दूंगा। बिल्कुल, उसके लिए नो प्रॉब्लम, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, सारा चीज़ आपके दिमाग में घुसा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बशर्ते आपको समय देना होगा, मेरे साथ चलना होगा, मेरी सोच के हिसाब से चलना होगा। अगर आप मेरी सोच के हिसाब से चले कुछ देर के लिए, ज़्यादा नहीं, कुछ देर के लिए चले, तो ज़रूर जो है आप साइंस को समझ पाएंगे बहुत आसानी तरीके से, जो कि आज तक आप भागते आ रहे हैं। हाँ, लेकिन आपको ये भी समझ लगता होगा सर तो इसी तरह बोल रहे हैं, ये सब तो सभी को याद है, हो सकता है याद होगा, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है इनमें से बहुत सारे ऐसे छात्र भी होंगे जो कि उनको समझ में नहीं आती होगी और अपनी लाइफ से कभी जोड़ नहीं पाए होंगे। वो आज से वो जोड़ना शुरू कर देंगे धीरे धीरे। चलिए, स्पीड आप देख रहे हैं, यहाँ पर कार है। आप बचपन में, मैं बचपन की बात करता हूँ इसलिए हर बात में मेरी बचपन आ जाती है। मोदी जी की आदतों से मेरा आदत पड़ गया बचपन बोलने की, तो इससे मैं हर चीज़ को जिस तरह से मोदी जी जो है अपने बचपन से जोड़ देते थे, उसी तरह से साइंस को समझने के लिए आपको बचपन में जाना ही पड़ेगा। अगर बचपन में आप चलेंगे तो उसको सही तौर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अभी जिस उम्र में आप हैं उस उम्र में के लिहाज से अगर आप सोचेंगे तो समझ विकसित उतनी नहीं होगी, लेकिन
उसकी कल्पना को अगर आप पीछे लेके चलते हैं, पीछे की कल्पना अभी अगर उस चीज़ को महसूस करेंगे तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। तो क्योंकि अभी आप वो पहले जी चुके थे, सिर्फ उसको इमेजिन करना है, सिर्फ इमेजिन करना है और उसी इमेजिन से आप समझ जाएंगे कि चाल क्या है। मैंने क्या बोला, मैंने यही बोला आपको कि भैया आपने तो साइकिल चलाया ना, ज़रूर चलाया होगा। दूसरा नंबर, अगर अच्छे खासे परिवार में होंगे, पैदा हुए होंगे, तो आपको मोटरसाइकिल का भी मिला होगा। अगर उससे भी अच्छी खासी परिवार में जन्म हुए होंगे तो आपको यानी कार भी मिला होगा चलाने के लिए, मिला होगा ना। हाँ, अगर आप बिल्कुल लो परिवार में अगर आप पैदा हुआ होंगे तो आपको भी एक चीज़ देखने को मिले होंगे कि वो टायर, किसको बोले, टायर, टायर का खेल। बचपन में याद कीजिए। अब बात रही कि आप किस परिवार में आपका सौभाग्य हुआ है जन्म लिए हुए। अब अगर स्लम एरिया में पैदा हुए होंगे तो स्वाभाविक है कि आपको खेलने के लिए टायर मिला होगा, और उस टायर को आप जो है हाथों से धकेलते हुए आप भी वो आगे बढ़ाते होंगे उसको, और आप भी उसके पीछे पीछे भागते होंगे। ऐसा तो खेल आपने खेला ही होगा, हो सकता है नहीं खेले होंगे। अच्छे परिवार में जन्म लेने का फ़ायदा आपको मिला होगा कि साइकिल मिला होगा खेलने के लिए, उससे भी अगर आप बड़े होंगे तो मोटरसाइकिल मिला होगा, और उससे भी बड़े होंगे कार मिला होगा। तो मोटरसाइकिल तो कॉमन हो जाते होंगे बड़े परिवारों के लिए, क्योंकि पहले मोटरसाइकिल उसके बाद कार। तो आप साइकिल चलाने के क्रम में आप क्या महसूस किए होंगे? साइकिल जब आप चलाते होंगे तो आपने महसूस करते होंगे कि साइकिल चलती नहीं बल्कि उसका चक्का चलता है ना। आप बोलेंगे सर ये कैसी मजाक कर रहे हैं आप, इस तरह से ओछी बातें क्यों करते हैं? तो मैं ओछी बात नहीं कर रहा हूँ, बशर्ते जो स्पीड जो है ना, स्पीड जैसे जितना आप पैडल देंगे, पैडल आप क्यों देते हैं? पैडल आप इसलिए देते हैं कि वो चक्का घूमे। जितना ज़्यादा चक्का घूमेगा उसकी स्पीड उतना ही बढ़ेगी, है ना। जितना आपने पैडल मारेगा उसके हिसाब से ही यानी उसका चक्का घूमेगा, और जितना चक्का घूमेगा ज़्यादा, 1 सेकंड में अगर आपने 3-4 बार कर दिया तो उसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी ना। आप कल्पना कीजिए, ये सब चीज़ कल्पना की चीज़ है। साइंस जो है वो काल्पनिक चीज़ है, वो कल्पना तो ही कर सकते हैं, हर इंसान तो करते हैं, आप भी करते हैं, हमेशा करते हैं, उससे कोई अछूता नहीं है, कुछ भी सोच लेते हैं इंसान। तो यहाँ पे पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है? यहाँ भी सोच सकते हैं ना। सोचिए, सोचना पड़ेगा, नहीं सोचिएगा तो समझ में थोड़ी आएगा ये। सोचिए कि जब आप साइकिल चलाते हैं तो पैडल मारते हैं। पैडल क्यों मारते हैं? पैडल इसलिए मारते हैं कि वो चक्का ज़्यादा बार घूमे, और जितना ज़्यादा बार घूमेगा, जितना ज़्यादा बार घूमेगा तो उसकी जो स्पीड है यानी वो जो चलने की गति है वो बढ़ जाएगा। ये तो इतना तो आपको पता ही है। फिर मैं आइए चलते हैं, अगर आप मोटरसाइकिल को चलाए होंगे या चलाते हुए देखे तो ज़रूर होंगे। अगर नहीं भी अगर आपके पास होगा तो किसी दूसरे के पड़ोसी का भी यूज किए होंगे कभी। अगर उसका नहीं भी मौका मिला होगा, नहीं वो भी मौका नहीं मिला होगा, देखे तो ज़रूर होंगे आप मोटरसाइकिल को चलाते हुए किसी को। रोड पे बहुत सारे मिले होंगे, हज़ारों लाखों बार आप देख चुके होंगे इसको। तो आप उसमें देखेंगे मोटरसाइकिल में एक ओडोमीटर रहता लगा होता। ओडोमीटर से क्या करते हैं उसको, यानी कहने का मतलब डिस्टेंस को मापा जाता है। अब वो डिस्टेंस कैसे मापते हैं? ये मोटरसाइकिल जो है उसका कैसे मापता है, ओडोमीटर कैसे मापता है? तो ओडोमीटर जो मापता है वो सिर्फ जितना बार चक्का घूमता है ना, वो चक्का जितना दूरी तय करता है, जितना बार घूमता है उसको सिर्फ काउंट करता है, और उसकी दूरी से मल्टीप्लाई करके वो एक दूरी मान लिया जाता है। एक चक्के का जो यानी क्या बोलते हैं उसको, एक चक्के जो होता है वो कैसा रहता है? वृत्ताकार होता है। वृत्ताकार में क्या बोलते हैं? परिमिति। जो चक्के की जो परिमिति होती है, परिमिति को एक माना जाएगा, और जितना बार यानी वो घूमेगा उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका वो दूरी निकल जाएगा। ठीक है।
तो ओडोमीटर का भी काम वही है भैया। आप जो है एक सीधी रेखा में आप साइकिल नहीं चलाएंगे। साइकिल, ये रोड मान के चलिए यहाँ से है यहाँ तक, ये रोड है ना, आप जो है यहाँ पर आप जो है ये साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं ना, ये साइकिल जब चलाते होंगे थोड़ा गौर देखिएगा, गौर फरमाइएगा। जब आप साइकिल चला रहे हैं, ये साइकिल चला रहे हैं, तो आपने क्या देखा होगा, आप कभी जो है इधर आ गए, इधर आ गए, इधर आ गए, ऐसे 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 मस्ती की चाल में आप चले होंगे, कभी देखे होंगे दोस्तों के साथ में। ठीक है, आपने पहुंच दिया। तो यहाँ पर ये जो चला, जबकि दूर, अगर इसको शॉर्ट डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ये तो यही हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट को हम डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकते। डिस्प्लेसमेंट को ही हम डिस्टेंस भी बोल सकते, लेकिन डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकते। सभी डिस्टेंस जो है, यानी कहने का मतलब दूरी जो है डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट दूरी सूचित कर सकता है। तो इसको देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ऐसा चले होंगे, आप गौर कीजिएगा, इमेजिंग कीजिएगा इस चीज़ को बचपन में। तो यह जो है कि निश्चित दिशा में नहीं है, देख रहे हैं ना, निश्चित दिशा में नहीं, ये चेंजिंग होते जा रहा। और यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो लंबाई है वो किसने तय किया? आपके चक्के ने किया ना। तो चक्का ही जितने जैसे जैसे घुमा होगा ना, इधर यहाँ कौन घुमा? चक्का घुमा। चक्का तो ऐसा तो नहीं कि वो सीधा घूम गया, जैसे जैसे गए वैसे वैसे गया। तो अब यहाँ से दूरी होगा, मान के चलिए, थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ। अगर मान के चलिए इसकी दूरी जो है 1 किलोमीटर है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब ऐसे आप चले होंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो 1200 मीटर हो गया होगा। 1200 मीटर मतलब बराबर 1.2 किलोमीटर। लेकिन दूरी तो भैया 1 किलोमीटर है, तो 1.2 किलोमीटर कैसे हो गया? तो वो इसलिए हुआ क्योंकि आपकी दिशा जो थी वो निश्चित नहीं थी, आप टेढ़े मेढ़े चल रहे थे, उससे इसको ज़्यादा दूरियां तय करनी पड़ी, ज़्यादा लंबाई तय करनी पड़ी। तो यहाँ पर आपको समझना है, मैं फिर वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अगर ये दोनों समझ गए तो समय तो आप समझ ही रहे हैं, समय का क्या होता है, सेकंड में, मिनट में, घंटे में, या दिन में, या दिन रात में, या वर्षों में, वार्षिक में, यही है ना, इतना ही समझते हैं ना। आवर्त समय जो पीरियड जिसको बोलते हैं हम लोग, पीरियड। तो यहाँ पर अब हम लोग समझ गए। अब देखिए, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। अर्थात चाल बराबर दूरी बटे समय, और यह एक अदिश राशि है। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड इसका ऐसा ही मात्रक होता है। ऐसा ही मात्रक जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम है, पद्धति है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हम चाल को जो है मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं, क्योंकि इसमें तो मैं थोड़ा सा और अगर इसको थोड़ा सरल करना चाहूँ इस परिभाषा को, तो इकाई समय में तय की गई दूरी नहीं, यहाँ निश्चित अंतराल के बाद ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक इकाई समय में तय की गई दूरी को ही हम क्या कहेंगे? स्पीड बोलेंगे। अब देखिए, विस्थापन की दर यहाँ जो बोल रहा है, विस्थापन की दर को चाल कह रहे हैं। क्या होता है, अब यहाँ से आया, आप जब चलाते हैं तो देखेंगे एक्सीलेटर लेते हैं, तो जैसे जैसे एक्सीलेटर लेंगे तो वैसे उसकी गति क्या हो जाती है? बढ़ती जाती है। तो विस्थापन मतलब है कि यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक में भी विस्थापन होगा, यहाँ से यहाँ तक में विस्थापन होगा, यहाँ से यहाँ तक में विस्थापन होगा, यहाँ से यहाँ तक में विस्थापन होगा, यहाँ से यहाँ तक विस्थापन होगा, यहाँ तक विस्थापन होगा, ये होगा। ऐसे करने का मतलब छोटा छोटा यानी पार्ट्स में वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक में जो विस्थापन ये होगा, यहाँ से यहाँ तक में विस्थापन ये होगा। या अगर छोटा छोटा अगर उसको हम
डिस्प्लेसमेंट में अगर हम जोड़ने की कोशिश करते हैं तो, नहीं तो फिर वो एक अलग खेमे में आ जाती है। इसीलिए हम इसको अदिश बोले। अदिश बोले क्या, एक निश्चित दिशा नहीं है यहाँ पर, एक निश्चित दिशा नहीं होने के कारण ही हम इसको बोले चाल। इसीलिए यह कौन सी राशि हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा, उसको समझना है। अब देखिए स्पीड, स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बटे टाइम। अब ये देख लीजिए यहाँ पर, थोड़ा सा मैं पहले इसको अति कर लेता हूँ। देख लीजिए यहाँ पर, ये ट्रेन बोलते ना भैया, ये ट्रेन जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। बोलते हैं ना, ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है। और ऐसा लग रहा है भैया अभी जो है ना वो 30 किलोमीटर के प्रति घंटा रफ्तार से जा रहा है, एकदम धीमी चाल से जा रहा है। क्या है ये ट्रेन, बोलते हैं ना, बोलचाल की भाषा में हम समझ जाते हैं। तो ट्रेन क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान। देखिए ट्रेन का काम क्या है, ट्रेन का काम है कि एक स्थान से दूसरे स्थान को ट्रेवल करना। नहीं, ए जंक्शन और ये बी जंक्शन, ये हो गया मान के चलिए भागलपुर, ये हो गया भागलपुर, और ये हो गया पटना। ये विक्रमशिला एक्सप्रेस है, विक्रमशिला एक्सप्रेस ये यहाँ से खुली, पटना पहुँची। ठीक है, अब देखिए इसने जो चली, ये पटना पहुँच तो गई, तो हुआ क्या, इसमें क्या घटना घटी, कैसे पहुँच गया भैया, क्या किया उसने, तो उसने क्या किया भैया, दूरी तय किया। और आप पटरी तो देखेंगे यहाँ पर, तो मैं सीधा दिखाया हूँ, लेकिन पटरी ऐसी होती नहीं है, सीधी होती नहीं है, वो टेढ़ी मेढ़ी होती है, इतना तो आप समझ ही सकते हैं। तो यहाँ पर गौर कीजिएगा कि इसने क्या किया, पहला नंबर तो उसने दूरी तय किया ना। और ये दूरी तय करने में कुछ तो समय लगा होगा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, आधा घंटा, यानी 1 मिनट, आधा घंटा, जो भी 2 घंटा, 1 घंटा, कुछ तो लगा होगा। स्वाभाविक है 4 से 5 घंटे लगते हैं समय यहाँ से भागलपुर से पटना जाने में। तो ये 2 चीज़ मैंने देखा कि इसकी दूरी को हम किस में माप लिए, किलोमीटर में, और दूसरा समय माप लिए किस में, घंटा में, आवर में, आवर बराबर एच ना, एच बराबर आवर इसमें। तो यहाँ पर मैं 2 चीज़ देखा, तय क्या कर रहा है, दूरी किस में कर रहा है, समय, कितना समय में कर रहा है, सामयिक में, यानी इसी को बोलते हैं किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकेंड। क्योंकि चाल बराबर सूत्र होता है इकाई समय में तय की गई दूरी। देखिए यहाँ पर इकाई, प्रति इकाई मतलब देख रहे हैं ना, इकाई समय में तय की गई दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, स्पीड कहते हैं ना। इसीलिए डिस्टेंस मतलब यहाँ जो मान के चलिए कि यहाँ से ये 200 किलोमीटर होगा इसकी लंबाई, तो 200 किलोमीटर हो गया, और इसको जाने में जो है 5 घंटे लगते हैं, 5 आवर, तो कितना हो जाएगा, 50 से 100, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जो है ट्रेन गई। इस चीज़ को हम अपन समझ गए होंगे। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। इसलिए नेक्स्ट में चलता हूँ, इसको आप देखिए। इस चीज़ को भी मैं फिर वही चीज़ को मैं बार बार रिपीट करना चाहूँगा, और रिपीटिशन से आपको क्या होगा कि आप उस चीज़ को क्लियरिटी रूप से समझ गए होंगे। तो आप देख लीजिए, तो इसको मैं पहले जो है अति कर लेता हूँ, सॉरी, नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर डिस्टेंस। इस गाड़ी को देखिएगा, ये जो गाड़ी देख रहे हैं ना यहाँ पे स्लाइड में, यहाँ से चलाऊंगा, ये ऐसा प्रतीत होता है, देख रहे हैं भैया ऐसे चल रहा है ये, और ऐसे ऐसे चलते हुए कहाँ चला गया होगा ये, तो यहाँ पे चलाएंगे। तो ये जितना इसकी लंबाई है यही लंबाई दूरी कहलाया, यानी डिस्टेंस। और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, अगर इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एक शॉर्ट डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट। अगर हम इसको समय को बोध कराएं, अगर इसको हम समय का मान लिया जाए, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं मानते हैं,
तो ये समय हो गया। ये अगर स्पीड इधर है तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो इसको आने में तो समय लगा हुआ, मान के चलिए यहाँ तक आने में जो है इसको 1 घंटा लगा, 1 आवर्स, और इसकी दूरी जो है मान के चलिए 60 किलोमीटर है। इसका यानी चाल क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा ना। बस यही हमको समझाना है। आगे विशेष चलते हैं नॉन वेक्टर की तरफ, जो कि मैं वेक्टर के साथ ही हमको पढ़ाना था। मिस्टेक हुआ तो मैं वही उसी से मैं पढ़ाना चाहता था, लेकिन मैं सोचा कि चलो आगे ही पढ़ा देंगे। तो वेक्टर के बारे में बताया था, वेक्टर में और नॉन वेक्टर में क्या अंतर है। नॉन वेक्टर इसको बोलेंगे अदिश राशि, अदिश राशि। तो वेक्टर में मैं क्या कोई वस्तु में क्या चीज देखना है, परिमाण। दूसरा क्या देखना है, दिशा। इसमें भी देखना है परिमाण और दिशा, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर निश्चित की बात होती है, तो वेक्टर में परिमाण तो होता ही होता है, दिशा भी होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर। लेकिन इसमें परिणाम तो होती है, लेकिन एक निश्चित दिशा नहीं होती, और जब निश्चित दिशा नहीं होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन वेक्टर। नॉन वेक्टर की परिभाषा में जैसे कि आपने चाल ले लिया, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब देखिए दूरी निश्चित नहीं होती है, डिस्टेंस निश्चित नहीं होती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, अदिश। इसलिए क्या हो गया, अदिश राशि। अदिश राशि का उदाहरण हो जाएगा। अब जैसे मान के चलिए कि तापमान 0 डिग्री, 5 डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं ना, तो एक निश्चित नहीं होती है, बदलती रहती है। इस चीज को समझिए। अब जैसे कि यहाँ पे चाल हो गया। अब जैसे मान के चले वेग की बात करते हैं, वेलोसिटी, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। वेग यानी वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या होता है, ये अंतर मैं समझाऊंगा अभी आगे चल करके, इसको आगे मैं बताऊंगा। ये चलते हैं, परिभाषा तो यहाँ पे देख ही लिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ। जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है उन्हें अदिश राशि कहते हैं। मैं यहाँ पर जो है दिशा की बात नहीं किया हूँ, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं यहाँ पर परिभाषा में लिख दिया एक छोटी सी सरल भाषाओं में, जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है, मतलब उसमें दिशा नहीं होगी, सिर्फ परिमाण, दिशा की चर्चा नहीं होगी। तो ये जितनी भी चीज़ मैं उदाहरण में देख रहा हूँ, आप थोड़ा इमेजिंग करेंगे। चाल में डिस्टेंस ऐसे ऐसे होता है, दूरी में भी ये दूरी भी का भी कम कर देता है। दरमियान मतलब ये 5 kg होता है, लेकिन उसकी कोई दिशा नहीं होती है। आपका वजन कितना है मालूम है ना, लेकिन आप चलते हैं तो कोई दिशा नहीं, आप किधर चलते हैं, निश्चित दिशा होती है नहीं। पानी जैसे आयतन ही ले लीजिए, आयतन भी एक यानी में सिर्फ परिमाण होता है, उसकी कोई दिशा नहीं होती। जैसे मान के चलिए पानी को उड़ेल दीजिए, वो कोई निश्चित दिशा नहीं, कभी इधर उधर कहीं बह जाएगा, एक निश्चित दिशा में नहीं बह, ये तो बहेगा नहीं। जैसे कि आप अगर को खड़ा कर दिया जाए, निर्जीव चीज़ है तो एक जगह खड़े ही रहेंगे, तो ये सिर्फ दरमियान को ही महसूस करा पाएंगे, दिशा को महसूस नहीं करा पाएंगे। समय को जो भी है वो दिशा महसूस नहीं कराता है, ताप भी नहीं करा पाता है। कार्य जो है, आप जो कोई भी कार्य करते हैं, कोई वस्तु की इधर से ला के इधर, इधर से ला के इधर, इधर से ला के इधर, ऐसे कर सकते हैं, तो कार्य भी क्या हो जाएंगे, अदिश राशि, यानी अदिश राशि हो जाएंगे। विद्युत धारा, जैसे करंट की बात करता हूँ, करंट ऐसे चलता है। कभी अगर करंट लगा होगा बचपन में, मैं बचपन की बात कर रहा हूँ, तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। आप, मजाक कर लेता हूँ कभी कभी भैया, भाई साहब इसको सही तौर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मैं बिल्कुल आपको अति कर रहा हूँ। जैसे विद्युत धारा क्यों अदिश है, सदिश क्यों नहीं, उस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। क्यों करंट जो चलता है ना, आप देखे होंगे इस तरह से चलता है, नहीं तो कभी कभी आप अगर तार को छुएंगे ना, तो आपका शरीर ऐसे ऐसे करता होगा, ऐसे ऐसे करता, मतलब क्या, निश्चित डायरेक्शन नहीं है ना। अब निश्चित डायरेक्शन नहीं है तो क्या होंगे भैया, वो अदिश ही होंगे, सदिश नहीं होंगे वो। इसलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में हम देखेंगे अपन वेलोसिटी के बारे में, जो कि मैं आपको बताया था कि इसको बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। वेलोसिटी का देख लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर है, आ गया हीरो। ये इसकी परिभाषा वेलोसिटी, जो कि आप पढ़ते हैं बुक्स में। तो किसी वस्तु के विस्थापन
की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या कहेंगे? वेग कहेंगे। देखिए यहाँ पे आ गया ना, चाल में कोई निश्चित दिशा नहीं होती थी, डायरेक्शन नहीं होता था, लेकिन यहाँ वेलोसिटी में यहाँ पर यानी डायरेक्शन जो होता है वो निश्चित हो रहा है। यहाँ पे ये चीज़ देखना है, विस्थापन दोनों में विस्थापन ही है, लेकिन यहाँ पर एक निश्चित है। चाल में भी विस्थापन था, वहाँ भी चेंज हो रहा था, लेकिन वहाँ एक निश्चित दिशा नहीं थी। तो किसी वस्तु की विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड, एक निश्चित दिशा में, यहाँ पर सब मैं क्लियर कर दिया। तो वहाँ पर सिर्फ चाल में विस्थापन नहीं भी बोलेंगे चलेगा, वहाँ पर हम बोलेंगे इकाई समय में तय की गई दूरी को हम जो है वो चाल कहेंगे। लेकिन वेलोसिटी में तो एक निश्चित दिशा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ भी प्रति सेकंड की ही बात होगी। तो लेकिन एक निश्चित दिशा में जब कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, यानी जब आप साइकिल यानी कुछ भी, यानी जैसे आप इसको उदाहरण मैं दूंगा, बहुत अच्छे तरीके से मैं दूंगा, उसको आप ध्यान से गौर करके सुनिएगा। आप इसका यूज भी किए होंगे बचपन में, आप कंचा खेले होंगे, खेले हैं कंचा, मतलब गुल्ली गुल्ली टाइप का जो कांच का बना होता था, ऐसे वाला। तो कहने का मतलब वो, और प्लस में आप गुलेटा पे देखे होंगे, गुलेटा जो किस पक्षी को मारने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते थे बचपन में। फिर आपने देखे होंगे जब फिल्मों सब में आपने देखा होगा कि विलन जो है वो गोली चला रहा है, तो गोली को निकलते आप देखे होंगे, और गोली कैसे चलता है? बिल्कुल ऐसे घूमते हुए जाता है, लेकिन बिल्कुल एक सीधी रेखा में जाता है, ऐसे जाता है लेकिन बिल्कुल सीधी रेखा में जाता है। उस चीज़ को समझना है। यहाँ पर वही चीज़ को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके दिमाग में छापने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चीज़ तो लिखा हुआ किताब में, वो पढ़ ही लेंगे, लेकिन समझिए कि वेलोसिटी क्या है। तो वेलोसिटी वही है, एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या कहेंगे? वेग कहेंगे। इतना तो हम जान गए कि एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम वेग कहते हैं। यहाँ पर दो चीज़ें, एक निश्चित दिशा है और प्रति सेकंड इकाई तो है ही है। तो वेलोसिटी का भी वही होता है, वेलोसिटी बराबर भी जो चाल का होता है ना, दूरी बटे समय, तो यहाँ भी वही होगा। यहाँ पर क्या होगा? वेलोसिटी, थोड़ा अंतर क्या है वो चीज़ बता रहा हूँ। वेलोसिटी बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब देखिए यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट में ही आ जाता है निश्चित दिशा, और ये इकाई पर समय हो गया, प्रति इकाई समय। तो प्रति इकाई समय में करने का मतलब एक निश्चित दूरी तय की गई दूरी को हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी बोलेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट को, इसको भी हम सूचित करते हैं, डी से डिनोटेड करते थे, तो लेकिन इसमें लंबाई को अगर हम बात करें, लंबाई को हम किससे सूचित करते हैं? लंबाई को हम मीटर में सूचित करते हैं। इसका संकेत मीटर है, तो इसको बोलेंगे मीटर, और टाइम को क्या बोलेंगे? सेकेंड। इसको ही हम बोलेंगे क्या? मीटर प्रति सेकेंड। चाल का भी जो होता है, स्पीड का भी सेम ही होता है, स्पीड का भी होता है मीटर प्रति सेकेंड, इसका मात्रक। लेकिन दोनों में खास डिफरेंस क्या है? खास डिफरेंस क्या है? देख रहे हैं यहाँ पर भैया ये क्या कर रहे हैं, जर्नी 1 और जर्नी 2, स्पीड ही घट रहा है बढ़ रहा है। आगे उसका हम अपन करेंगे विश्लेषण। दोनों में अंतर मैं तो बता चुका हूँ आपको कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है। तो आइए चलते हैं एक्सीलरेशन के बारे में, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। देख लीजिए, ऐसा ही पढ़े होंगे आप लोग। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। त्वरण को आपने नाम सुना होगा, लेकिन इसको फीलिंग्स क्या किए? फीलिंग्स आया क्या? नहीं आया? ये याद था, मैं भी बचपन में पहले इसी तरह रट्टा करता था। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को जो है हम त्वरण कहते हैं, और इतना डर बना देता था स्कूलों में, उस डर की वजह से ही जो है बच्चे भूल जाया करते थे। पहले की तो मार देखे होंगे ना मास्टर जी की, तो मास्टर जी की मार से जो है 90% भूल जाता था। क्वेश्चन जब पूछता था ना, परिभाषा रट तो लिए थे मास्टर को आने के पहले, लेकिन मास्टर जब आ जाता था क्लास में तो वहाँ तक तो सही था, लेकिन जैसे ही खड़ा करता था, भैया हेलो मिस्टर थोड़ा खड़ा हो जाओ और बताओ थोड़ा एक्सीलरेशन क्या है, तो वहाँ पर क्या होता था? पूरा ब्लैंक हो जाता था दिमाग। और क्या होता दिमाग में?
दिमाग में यही कहता है कि भगवान को हमें ये पहला वर्ड याद आ जाए, पहला वर्ड आ जाए, लेकिन याद होता नहीं था और उसका परिणाम भी हमें भुगतने को मिलता था। और छड़ी भी खानी पड़ती थी, मार भी खानी पड़ती थी, और बहुत अच्छे से मार खा लेते थे, हंसी मजाक में निकाल देते थे। चलो ऐसा होता है, और दूसरे को मार पड़ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक दूसरे पर कटाक्ष नहीं करेंगे, नहीं तो बोलेगा अरे तुमको याद नहीं होता है, ऐसा बोलते थे ना। हाँ, तो चलिए आइए चलते हैं हम किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं, और इसका मात्रक जो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तथा यह एक सदिश राशि है। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे आपके दैनिक जीवन में, मैं उसको लाने की कोशिश करूंगा, उस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं एक आपके दैनिक जीवन से मैं जोड़ना चाहूँगा, थोड़ा उस पर ध्यान दीजिएगा। मैंने पहले भी उदाहरण दिया था कि आप मोटरसाइकिल चलाते हैं ना, या साइकिल चलाते हैं। अगर साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने वक्त आप पैडल जोर से मारते हैं, तो उसकी गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो गति बढ़ जाने का मतलब है वेग में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। वेग में परिवर्तन क्यों हुआ, क्योंकि आपने पैडल मारा। पैडल मारना मतलब एक प्रकार की एक एनर्जी है, वो तुरंत यानी तुरंत त्वरित कार्रवाई होती है, त्वरित, इसीलिए उसका नाम रखा त्वरण। जैसे जैसे आप पैडल मारते हैं तो उसकी रिएक्शन भी तुरंत दिखाई जाती है, इसीलिए उसको बोलते हैं त्वरण, यानी स्पीड में परिवर्तन हो जाता है जैसे मारते हैं। ये तो गया साइकिल के बाद। अब चलते हैं मोटरसाइकिल में। मोटरसाइकिल में क्या जो कैसे आप चलाए होंगे, तो आप क्या करते होंगे, एक्सीलेटर देते हैं, एक्सीलेटर देते हैं ना। एक्सीलेटर देने के बाद क्या होता है, एक्सीलेटर जब आप देंगे तो वहाँ पर चेंज, वो सिर्फ एक्सीलरेशन चेंज करता है। एक्सीलरेशन चेंज क्यों हुआ, क्योंकि वो आप देखे कि उसकी स्पीड बढ़ गई। स्पीड बढ़ने का मतलब है क्या, तुरंत वहाँ पर तुरंत कार्रवाई हुई, तुरंत उसकी परिवर्तन दिखाने लगा, उसकी चाल में बढ़ोतरी हो गई। तो स्पीड बढ़ जाना, उसके वेग में परिवर्तन हो जाना, वो किसकी वजह से हुआ, एक्सीलेटर की वजह से हुआ। एक्सीलेटर देना, एक्सीलेटर मतलब त्वरित कार्रवाई करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। तो अब इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, इसको सही तौर तरीके से, कि इस परिभाषा से ही हम यहाँ पर तो बोल तो मैंने दिया आपको, इसको मीटर प्रति सेकंड इसकी मात्रक होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है ना मात्रक, एसआई मात्रक। इसका एसआई मात्रक जो है मीटर प्रति सेकंड होता है, और एक सदिश राशि भी है। तो इसको हम अपन जो है समझने की कोशिश करेंगे, इसको एनालिसिस करेंगे हम, और इसका पोस्टमार्टम अभी करेंगे कि एक्सीलरेशन का मीटर प्रति सेकंड क्यों होता है। तो देख लीजिए, एक्सीलरेशन की परिभाषा को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है, आपने साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं, इधर आप क्या कर रहे हैं, साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं, जा रहे हैं ना। अब देखिए जा रहे हैं, अब यहाँ पर थोड़ा गौर कीजिएगा। आपने क्या बोल रहे थे कि आपने पैडल मारा, तो आपने देखिए यहाँ पर पहले तो कुछ ना, जैसे आप खड़े थे उस समय आपका यानी वेलोसिटी क्या था, वेलोसिटी, इसको ये शुरुआत में इसको इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, प्रारंभिक। प्रारंभिक वेलोसिटी को हम यू से सूचित करते हैं। यू बराबर यहाँ कितना हो गया, 0। ये अंतिम है, यहाँ पर आप पहुँच गए। यहाँ पर आपकी क्या चल थी, मान के चलिए ये भी बराबर जो है 40 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पे 40 मीटर प्रति सेकंड हो गया, ठीक है। अब देखिए जब एक्सीलेटर देते हैं, अब देखिए यहाँ पर आपने एक, मैं यहाँ पर एक इसका सूत्र लिख देता हूँ, त्वरण बराबर, त्वरण जिसको कि हम संकेत में ए लेते हैं, ए अंतिम वेलोसिटी माइनस प्रारंभिक वेलोसिटी बाय टाइम लेते हैं ना। ध्यान दिए, क्योंकि आप लिखे हैं किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को ही हम क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन जो होगा तो उसके लिए समय तो लेगा ना, बिना समय लिए तो चेंज तो होगा नहीं। एक्सीलरेट देंगे उसमें तो टाइम लगेगा ना, इसके लिए उसमें टाइम तो जरूरी है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर यहाँ पर ए 0 है, यहाँ पर 0 है ना, और अंतिम वेलोसिटी कितना है 40, और यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लगा है 5 सेकंड, मान चलिए 5 सेकंड लगा है। तो ये हो गया कितना, 40 माइनस 0 मीटर प्रति सेकेंड बटे कितना हो जाएगा 5 सेकेंड। अब ध्यान दीजिएगा, 40 में 0 गया कितना, 40 हुआ,
बटे 5। और देखिए ये सेकंड है, यहाँ भी मीटर प्रति सेकंड था, तो ये कितना हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा 5 × 40, यानी 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसीलिए हम इसको बोल रहे थे, कैसे हम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्यों बोलते हैं, उस चीज़ को मैं आपको दर्शाने की कोशिश की। अब एक्सीलरेशन में हम समझेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या है। अब देखिए यूनिफॉर्म में जिसमें कि आप देखेंगे कि एक निश्चित गति से आप जा रहे हैं। आप जब एक निश्चित गति से जाते हैं ना, तो उस समय जो है एक्सेलरेशन चेंज नहीं होता है, क्योंकि आपने एक्सीलेटर बढ़ाया नहीं। जब आप एक्सीलेटर बढ़ाएंगे ही नहीं तो एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा। और जब एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट, देख रहे हैं नहीं, समानांतर, एक्स एक्सिस के समानांतर बनेगा ना। क्यों बनेगा ऐसा, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है। एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है जब तक कि त्वरण में परिवर्तन नहीं होगा। त्वरण चेंज नहीं करेंगे आप तब तक उसके वेग में परिवर्तन नहीं होगा, और जब तक वेग में परिवर्तन नहीं होगा तब तक तुरंत परिवर्तन नहीं होगा। दोनों एक दूसरे के पूरक देख लीजिए, दोनों को समझना है। तो क्योंकि वेग को, अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है इसका मतलब त्वरित कार्यवाही हो रही है, त्वरण भी परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो त्वरण का घटना बढ़ना भी वो वेग पर प्रभाव पड़ता है। तो इस चीज़ को समझना कि ए एक्स एक्सिस के समांतर क्यों हो गया, क्योंकि एक्सेलरेशन चेंज नहीं हुआ, यानी एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या हो गया है, 0 हो गया है। क्योंकि हमेशा ये बदलने वाला चीज़ है ना, और बदले नहीं, अगर नहीं बदल रहा है तो क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो बिल्कुल एक सीधी रेखाओं में जाएंगे उस समय, जितना उसका स्पीड है। नहीं 0 से, इसीलिए बोलते हैं एक्सेलरेशन माइनस भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे 0 होंगे तो आप क्या होगा, आपकी गति कम होगी। एक्सेलरेटर बढ़ेगा तो उसको एक्सेलरेशन को बढ़ना बोलते हैं, या डी एक्सेलरेशन का घटना इसको बोल देंगे, जो कि घट गया आपका। तो यहाँ पर स्पीड पर ध्यान देंगे, आपकी नज़र कहाँ होनी चाहिए, स्पीड पर। स्पीड में बराबर है, अगर आप सामान्य गति से चल रहे हैं, इसका मतलब है त्वरण चेंज नहीं हो रहा। त्वरण चेंज नहीं हो रहा है तो इसका यानी बिल्कुल एकदम पैरेलल चलेंगे। मान के चलिए अगर दो वस्तु आप लेके चल रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, 2 दोस्त है ना, कभी स्कूल गए होंगे बचपन में ये तो मजाक से मैं बोल देता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा होता है। अब दो दोस्त मिल करके जो है अपने अपने साइकिल से निकले होंगे स्कूल। आपके घर से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर होंगे हाई स्कूल। तो आपने इसको तय करने के लिए साइकिल का इस्तेमाल किए होंगे। तो साइकिल से जब जाते हैं दोनों दोस्त एकदम बात में एकदम गटर मस्ती करते हुए जाते हैं, बातचीत करने के, यानी पुरानी बातों को याद दिलाते हुए जा रहे हैं दोनों। जब दोनों बराबर पैडल मारते हैं तो क्या देखते हैं, दोनों की स्थिति है ये समान स्थिति पर ही है ना, दोनों बराबर ही जा रहे हैं। तो दोनों पैरेलल जा रहे हैं, एक दूसरे के पैरेलल जा रहे हैं, कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं, बिल्कुल। क्योंकि दोनों के पैडल क्या है, बराबर मार रहे हैं। जितना यानी एक दूसरे का जब पैडल बराबर रहेगा तो दूरी भी वो यानी उसके गति में भी चेंज नहीं होगा ना, एक दूसरे से आगे नहीं निकलेंगे ना। लेकिन आप देखे होंगे कि अगर आप किसी दोस्त का जो है चैन गिर जाता है तो आप आगे निकल जाते हैं और वो पीछे रह जाता है। क्योंकि उसने पैडल मारना बंद कर दिया है, इसलिए धीरे धीरे क्या हो जाता है, उसकी गति रुक जाती है, उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। जब वेलोसिटी कम हो जाएगी तो क्या होगा, धीरे धीरे वो रुक जाएगा ना। तो इस चीज़ को मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा नंबर ये हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, देखिए यहाँ पर ये बढ़ते जा रहा ना, ये बढ़ते जा रहा है। ये बढ़ने का निशानी है, ये घट नहीं रहा है। यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या था, 0 था। एक्सेलरेशन 0 की वजह से ये पैरेलल हो गया। ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, पॉजिटिव मीन बढ़ते जा रहा, तो ये बिल्कुल ऊपर ही जाते रहेंगे, नीचे कभी आएंगे नहीं। देख रहे हैं, इधर भी जा रहा तो ऊपर ही जा रहा है ना, ऐसे। क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है और वो भी किस में हो रहा है, पॉजिटिव में हो रहा है। इसलिए हम इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म।
एसिलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन का मतलब है कि जो बदलता रहता है। यहाँ पर बदला नहीं है, यहाँ पर एसिलरेशन जीरो हो गया है। जब एसिलरेशन जीरो हो जाए तो वहाँ पर वेलोसिटी जो होगी उसकी बराबर होगी, सामान्य चलेगा, पैरेलल चलेगा, टाइम के पैरेलल चलेगा, समय के पैरेलल चलेगा। ठीक है, उसमें कोई अंतर नहीं होगी। जैसे कि एक कल्पना करके मैं बताऊं कि आपने समान स्पीड कर रखा है, समान पैडल मारना शुरू कर दिया, एक्सीलरेशन जीरो है, तो अगर आपने 5 मिनट में 1 किलोमीटर दूरी तय करते हैं तो 10 मिनट में कितना दूरी तय करेंगे आप? 2 किलोमीटर करेंगे ना। अगर 15 मिनट में करेंगे तो कितना? 3 किलोमीटर। तो ये क्या है? निश्चित है, हर 5 मिनट में जो है आप 1 किलोमीटर चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है, इसलिए ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये इसमें जो आप नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जो है ऐसा नहीं होता है। इस चीज़ को हमें समझना है, क्योंकि इसमें कभी जो है 5 मिनट में 1 किलोमीटर, तो दूसरे 10 मिनट के बाद जो है आप जो है 17 किलोमीटर चले जाते हैं। फिर यानी कहने मतलब इस तरह से नहीं, घटते बढ़ते रहता है। तो उसको हम अगर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव में लेंगे, पॉजिटिव वाले का डायरेक्शन उस तरह से होगा।